अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़रमीन फ़ातिमा फ्रॉम आमना इनायत मेडिकल कॉलेज। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। और जब हम अपनी लिपिड कॉर्ड को कंसीडर करते हैं तो ये उसके अंदर चैप्टर नंबर 22 बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म को शुरू करने से पहले हमारे पास दो कंसेप्ट्स होने चाहिए। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है नाइट्रोजीनियस बेस और दूसरी होती है हमारे पास पेंटोज शुगर। और इसी न्यूक्लियोसाइड के कंपोनेंट्स के साथ अगर हम यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसी को हम एक और फिग के अंदर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वो ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये है नाइट्रोजीनियस बेस, उसके साथ पेंटोज शुगर अटैच हुई है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन गया है। जब उसी के साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया है तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब जो अगली चीज़ हमने देखनी है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। यही जो हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया है ना, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन करते जाते हैं ना तो वो न्यूक्लिक एसिड्स बना देते हैं, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ये हमारा डीएनए होता है, ठीक है, और हमारा आरएनए होता है। उसके बाद इसी के अंदर जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है डीएनए का और आरएनए का, ये किस तरह से बना होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो आपस में कंबाइन हुए पड़े होते हैं। उसके बाद ये जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स बनाया ना, हमने देखना है कि इन न्यूक्लियोटाइड्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शंस के लिए ये हमारे पास आ गया है कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मतलब कि हमारा डीएनए और हमारा आरएनए, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना उनके प्रिकर्सर्स होते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड हमारा डीएनए और आरएनए मतलब हमारे न्यूक्लिक एसिड्स जनरेट करवाते हैं। उसके बाद एटीपी जो कि हमारा एक न्यूक्लियोटाइड होता है, वो एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना वो हमारे बायोसिंथेटिक जो पाथवेज होते हैं, फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उनके अंदर जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना उनकी ये न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन करवाते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये उन इंटरमीडिएट्स के लिए एज अ कैरियर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जीटीपी जो होता है ना, ये भी एक हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए अंदर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये कंपोनेंट्स होते हैं कोएंजाइम्स के, फॉर एग्जांपल एनएडी, एफएडी और कोए, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब कि ये एज अ सेकंड मैसेंजर इनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइक्लिक एएमपी हो गया और साइक्लिक जीएमपी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि ये हमने बनाया था न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स थे। ये फॉस्फेट ग्रुप, इसके अंदर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पेंटोज शुगर होती है, ये हमारे पास दो टाइप की होती है, राइबोज शुगर जो कि आरएनए के अंदर होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद ये है नाइट्रोजीनियस बेस जो कि हमारे पास दो टाइप की होती है, प्यूरिन्स या पायरिमिडीन, ठीक है। तो हम प्यूरिन्स और पायरिमिडीन की फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि उनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी बेसिस आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन के अंदर हमारे पास होती है एडिनिन और गुआनिन, ठीक है। और पायरिमिडीन के अंदर हमारे पास होती है साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल, ठीक है। अब जो हमारे पास अगला हमारा कंसेप्ट है ना, वो क्या है कि हमने देखना है कि माइनर, अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेसिस क्या चीज़ होती है, ठीक है। जो हमारी वही सिंपल प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स थी ना, उनकी अगर हम मॉडिफिकेशन कर दें तो हमारे पास ये अनयूजुअल बेसिस बन जाती हैं। अब ये अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, कुछ हमारे स्पेसिफिक डीएनए और आरएनएज होते हैं जिनके अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ माइनर या मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा वायरल डीएनए होता है और ट्रांसफ़र आरएनए होता है ना, उनके अंदर इस टाइप की बेसिस प्रेजेंट होती हैं। अब ये मॉडिफाइड या अनयूजुअल या माइनर बेसिस बनती किस तरह से हैं, हम जो हमारी
सिंपल बेसिस होती हैं ना, उनमें से अगर किसी की मिथाइलेशन करवा दें या हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन करवा दें या ग्लाइकोसाइलेशन करवा दें या एसिटाइलेशन करवा दें, रिडक्शन करवा दें या उनके अंदर एटम्स की अल्टरेशन कर देना, तो उस वजह से जो हमारे पास वो न्यू बेसिस बन जाती है ना, उनको हम मॉडिफाइड या अनयूजुअल बेसिस कहते हैं। तो हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ना, वो ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट जो हमारी एग्जांपल दी हुई है, अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास साइटोसिन थी जो कि कॉमन बेस थी। जब हमने उसकी एसिटाइलेशन करवा दी तो ये उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो ये एक हमारे पास अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेस बन गई है। तो ये हमारी बुक के अंदर सारी एग्जांपल्स दी गई हैं इसकी, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होने लगा है ना, वो है बायोसिंथेसिस ऑफ द प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वो हमने किस तरह से करनी है। क्या था कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के हमने देखा ये 3 कंपोनेंट है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले कहा है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि हमने शुगर की जगह पे पहले राइबोज शुगर को कंसिडर करना है, डीऑक्सी राइबोज शुगर को हम बाद में देखेंगे कैसे जनरेट करवाते हैं। और उसके बाद ये नाइट्रोजीनियस बेस प्यूरीन और पायरिमिडीन 2 टाइप की थी। पहले हम प्यूरीन का पाथवे देख रहे हैं, बाद में हम पायरिमिडीन को देखेंगे कि वो किस तरह से जनरेट होती है। तो अब जो बायोसिंथेसिस है ना प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की, उसके हमारे पास 2 पाथवेज होते हैं, ठीक है। मतलब 2 पाथवेज के जरिए हम प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड को जनरेट करवा सकते हैं। सबसे पहला हमारा पाथवे है डिनोवो सिंथेसिस। डिनोवो सिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको हम लेते हैं और उनसे हम न्यूक्लियोटाइड जनरेट करवाते हैं, ठीक है। और इस पाथवे को हम कहते हैं डिनोवो सिंथेसिस। सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, मतलब कि हमारा न्यूक्लियोटाइड इन 3 कंपोनेंट से बना हुआ है ना, तो ये उसके सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे और न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तो तब उसको हम डिनोवो सिंथेसिस कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा पाथवे है वो है सेल्वेज पाथवे। सेल्वेज पाथवे के अंदर क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मतलब कि हमारा डीएनए और हमारा आरएनए, ठीक है, हम उनकी डिग्रेडेशन करवाते हैं। और उनकी डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स या फिर बेसिस जनरेट होती हैं, ठीक है। और उन न्यूक्लियोसाइड और बेसिस को हम रिकवर करके दोबारा से रिसाइकल करके न्यूक्लियोटाइड्स बना देते हैं। तो इस ये जो रिसाइकल्ड पाथवे है ना, इसको हम कहते हैं सेल्वेज पाथवे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम डिनोवो सिंथेसिस का डिटेल्ड पाथवे पढ़ लेते हैं कि वो किस तरह से होता है, ठीक है। अब हमने कहा था कि सबसे पहले हमने इस नाइट्रोजीनियस बेस की जगह पे प्यूरीन बेस लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया है राइबोज शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप। अब हमने देखना है कि ये तीनों कंपोनेंट आते कहाँ से हैं और हमने किस तरह से इनको कंबाइन करना है ताकि हम डिनोवो सिंथेसिस करवा सकें। सबसे पहले हम देखते हैं ये नाइट्रोजीनियस बेस कहाँ से आती है, ठीक है। ये डिनोवो सिंथेसिस के अंदर हम जो नाइट्रोजीनियस बेस है ना, इसको जनरेट करवाते हैं कहाँ पे, हमारे लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर इसको जनरेट करवाते हैं। ये अब हमारे पास प्यूरीन रिंग है, ठीक है, मतलब हमारी नाइट्रोजीनियस बेस है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं, मतलब इनकी सोर्स क्या होती हैं, कौन लोग कार्बन और नाइट्रोजन डोनेट करते हैं जिसकी वजह से ये प्यूरीन रिंग बनती है लिवर के अंदर। तो वो क्या क्या होते हैं, एस्पार्टेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्लाइसिन होती है, ग्लूटामीन होती है, एंड 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने नाइट्रोजीनियस बेस तो बना ली है लिवर के अंदर। अब जो बाकी हमारे कंपोनेंट्स रह गए हैं वो क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप और उसके अलावा ये पेंटोज शुगर, ठीक है। और बाकी हमारा काम क्या रह गया कि ये कंपोनेंट भी जनरेट करने के बाद हमने उस पे ये वाली जो लिवर के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस बनाई है उसको इनके साथ अटैच कर देना है, तो हमारी डिनोवो सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमने लिवर के अंदर बना ली है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस। बाकी ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि एक हमारे पास पाथवे होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से ना
एक कंपोनेंट होता है राइबोस 5 फॉस्फेट, वो हमारे पास प्री फॉर्म्ड बन के आ जाता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से, ठीक है। और राइबोस 5 फॉस्फेट का क्या मतलब है कि एक राइबोस शुगर है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, मतलब ये कंपोनेंट पूरा हमें मिल जाता है उस पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से, जो कि प्री फॉर्म्ड ही इसको बना के भेज देता है। अब हमने जो बाकी काम डिनोवो सिंथेसिस के अंदर रह गया वो क्या करना है कि बस इस नाइट्रोजीनियस बेस जो कि हमने लिवर के अंदर बनाई है, ठीक है, उसको हमने ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट हमारे पास पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आया है तो उसके ऊपर बस अटैच कर देना है, ठीक है। अब उसको अटैच करने के लिए हमें सिवरल स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और वो हम पढ़ते हैं कि डिनोवो सिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया है कि जो फर्स्ट स्टेप है ना उसके अंदर हमने सिंथेसिस करवानी होती है PRPP की, ठीक है। अब ये PRPP हमारे पास किस तरह से आता है कि हमारा ये राइबोस 5 फॉस्फेट जो कि हमने कहा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आया है, ये चीज़ क्या है, यही हमारे पास राइबोस शुगर है और जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और अगर हमने जो नाइट्रोजीनियस बनाई है बेस लिवर के अंदर उसको बस हम यहाँ पे अटैच कर देंगे तो पूरा ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब उस बेस को यहाँ पे अटैच करने के लिए हमें बहुत सारे रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा, तो वो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट जो स्टेप या फर्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट है ना ये क्या करती है एटीपी को यूज़ करती है और उसके बाद PRPP सिंथेटेस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है 5 फॉस्फोराइबोजाइल 1 पायरोफॉस्फेट के अंदर जिसको हम PRPP कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है इसके हमारे पास एक्टिवेटर होता है एक जिसको हम कहते हैं क्या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उसके बाद इसके जो हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं वो होता है हमारे पास ये प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि यही जो PRPP है इसको हमने उठा लिया है और ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस PRPP को नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कन्वर्ट करना है 5 फॉस्फोराइबोजाइल अमाइन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये PRPP क्या करता है ये ग्लूटामीन के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर और ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब इस रिएक्शन के भी हमारे पास कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, वो क्या होता है AMP होता है और GMP होता है, और कुछ इसके एक्टिवेटर होते हैं जो कि जैसे कि PRPP हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये सेकेंड स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप जो होता है ना उसके अंदर हमने एक चीज़ जनरेट करवानी होती है जिसको हम कहते हैं इनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ना ये पेरेंट प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। जब ये बन जाएगा ना तो फिर बस इसके बाद एक स्टेप और करना पड़ेगा जिसके थ्रू जो है ना हम प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड को जनरेट करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको जनरेट करवाने के लिए ना हमें सिवरल स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, जिन स्टेप्स के बारे में हमारी बुक के अंदर जो डिटेल दी गई है वो ये है कि ये जो स्टेप्स होते हैं ना इनमें से हम जो 4 रिएक्शंस है ना उनके अंदर हम ATP को यूज़ करते हैं और उसके अलावा 2 रिएक्शंस के अंदर हम N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को यूज़ करते हैं। तो हम वो काउंट कर लेते हैं कि कहाँ 4 टाइम्स हमारे पास ATP यूज़ हो रहा है। एक ATP हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड वाला ATP है, ये थर्ड ATP है और यहाँ पे ये फोर्थ ATP यूज़ करें। और उसके बाद N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है और एक इस जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और थर्ड स्टेप के अंदर जो हमारा मेन गोल है वो यही है कि हमने इनोसिन मोनोफॉस्फेट को जनरेट करवा लिया है, ठीक है। और उसके बाद अब इस जगह पे हमारे पास कुछ क्लिनिकल कंडीशंस आ जाती हैं, वो क्या है कि हमारे पास होते हैं पैबा एनालॉग्स, ठीक है। उसकी एग्जांपल होती है सल्फोनामाइड्स। जब हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ करते हैं तो सल्फोनामाइड क्या करती है वो बैक्टीरिया के अंदर ना फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। मतलब ये वाला और ये रिएक्शन जो है ना वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं हो पाती
जिसकी वजह से उसके डीएनए और आरएनए मतलब जो उसके न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, इसलिए डीएनए जो बैक्टीरिया है ना वो डाई आउट कर जाता है क्योंकि उसकी फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सल्फोनामाइड्स है ना ये ह्यूमन पे एज सच प्यूरिन सिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है ना वो एक्सटर्नली एज अ वाइटामिन फॉलिक एसिड को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया फॉलिक एसिड एनालॉग्स, ठीक है। फॉलिक एसिड एनालॉग्स के अंदर हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है ना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करते हैं, ठीक है, मतलब ये स्लो डाउन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ना ये लिमिट कर देती हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट की अवेलेबल अमाउंट को कम कर देते हैं, मतलब जिसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है ना मेमेलियन सेल्स के अंदर वो कम हो जाती है, और इस तरह से जो रैपिडली ग्रोइंग कैंसर सेल्स होते हैं ना वो रैपिडली डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है ना ये फिर एंटी कैंसर ड्रग्स का ये होता है कि इस तरह से वो एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन एंटी कैंसर ड्रग्स जितना हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं उससे ज़्यादा वो नुकसान भी कई दफ़ा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो नुकसान किस तरह से हमें होता है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट तो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल रैपिडली डिवाइडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि फीटस हो गया, फीटस की ग्रोथ रैपिडली हो रही होती है, उसके अलावा बोन मैरो, स्किन, जीआईटी ट्रैक, इम्यून सिस्टम और हेयर फॉलिकल्स, इन सब की ग्रोथ भी रैपिडली हो रही होती है। इसलिए जो पेशेंट एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज़ कर रहा होता है ना तो वो जो है ना उसके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर्स भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ये भी रैपिडली डिवाइड हो रहे थे। इसलिए जो एंटी कैंसर ड्रग यूज़ करने वाला पेशेंट है वो फेस करता है एनीमिया, स्केली स्किन, जीआईटी डिस्टर्बेंस, इम्यूनो डेफिशिएंसी और हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अब उसके बाद हमने बना लिया था लास्ट स्टेप के अंदर इनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इनोसिन मोनोफॉस्फेट हमने कहा था पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। अब उससे आगे हमने देखना है कि ये हमने पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड तो बना लिया है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने या तो इससे एएमपी बना लेना है या फिर हमने इससे जीएमपी बना लेना है, तो हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि ये हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास प्यूरिन हमने पढ़ा था दो टाइप की होती है, एडिनिन या ग्वानिन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो या एडिनिन लगा देंगे तो हम एएमपी बना लेंगे, अगर ग्वानिन लगा लेंगे तो हम जीएमपी बना लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड से ये चीज़ें किस तरह से जनरेट होती हैं। क्या होता है कि ये जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना ये एस्पार्टेट के साथ कंबाइन करता है इन द प्रीसेंस ऑफ एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनाइलोसक्सिनेट में, ठीक है। फिर इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है फ्यूमारेट के अंदर और एएमपी के अंदर, ठीक है। अब ये जो एएमपी होता है ना इसके अंदर क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन करवाता है ये इस एंजाइम की, ठीक है। तो ये मतलब हमने देख लेना है। उसके बाद जब हमने जीएमपी बनाना हो तो क्या होता है, यही जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। फिर ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो ग्लूटामीन के साथ कंबाइन करके एटीपी को यूज़ करते हुए कन्वर्ट हो जाता है ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और ये ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये भी फीडबैक इनहिबिशन करवाता है आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की, ठीक है। तो अब हमने जो यहाँ पे मेन चीज़ नोट करनी है कि जब हम एएमपी जनरेट करवा रहे होते हैं आईएमपी से तो तब हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम जीटीपी को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम जीएमपी जनरेट करवा रहे होते हैं इनोसिन मोनोफॉस्फेट से तो तब हम एटीपी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे एक क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जो कि क्या है कि माइकोफिनोलिक एसिड होता है। ये एक ऐसा ड्रग है जो कि इनहिबिट कर देता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है। इसलिए
है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये रैपिडली प्रोलिफरेटिंग टी और बी सेल्स जो होते हैं, जो कि कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड का, उनको ये कम कर देता है। इसलिए हम इस जो ड्रग को ना यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के तौर पे, ठीक है, क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा ग्राफ रिजेक्शन को। अब जो अगली हमारे पास चीज़ आ गई है ना, वो ये है कि हमने मोनोफॉस्फेट, हमने एएमपी और जीएमपी मोनोफॉस्फेट के साथ तो जनरेट करवा लिया है, ठीक है, लेकिन अगर हमने उनको डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो तब हम उनको कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बेस स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ एडेनाइलेट काइनेज है और यहाँ पे ग्वाइनालेट काइनेज है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एएमपी को और जीएमपी को कन्वर्ट कर देते हैं उनकी डाइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब इन्हीं डाइफॉस्फेट फॉर्म को अगर हमने ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उस पर एंजाइम एक्ट करता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, जो इनको ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिनोवो सिंथेसिस थी ना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की, वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, लेकिन अब हम उसकी एक दफ़ा समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी समरी है कि क्या हुआ था। राइबोस 5 फॉस्फेट जो था ना, ये हमारे पास पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आ गया था, ठीक है। हमने राइबोस 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था पीआरपीपी के अंदर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर, और उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमने पीआरपीपी को कन्वर्ट किया था 5 फॉस्फोराइबोजाइल अमाइन के अंदर, ठीक है, और फिर 5 फॉस्फोराइबोजाइल अमाइन को हमने कन्वर्ट किया था इनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, और फिर इनोसिन मोनोफॉस्फेट से हमने जनरेट करवा लिया था एएमपी या जीएमपी, ठीक है। अब ये हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है सेल्वेज पाथवे, ठीक है। अब सेल्वेज पाथवे जो होता है ना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए, वो क्या होता है कि इसके अंदर हम रिसाइकलिंग करवाते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो कि न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब हमारा डीएनए और आरएनए जब टूटेगा ना, तो हमारे पास फ्री बेसिस या न्यूक्लियोसाइड जनरेट होंगे, ठीक है, उनको हम रिसाइकल करेंगे और उनसे दोबारा से न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ये सेल्वेज पाथवे जो होता है ना, ये अकर करता है प्राइमरली कहाँ पे, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ के अंदर, और मोस्टली ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है एपीआरटी, ठीक है, और एचजीपीआरटी एंजाइम्स, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द रिसाइकलिंग के लिए। उसके बाद सेल्वेज पाथवे जो है ना, ये अकाउंट करता है कि मतलब 90% जो हमारी डेली प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस होती है वो सेल्वेज पाथवे के थ्रू होती है, ना कि डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो हमारे पास सेल्वेज पाथवे है ना, उसके अंदर लेस एनर्जी रिक्वायर होती है देन द डिनोवो सिंथेसिस के, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। हमने कहा है कि जब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड टूटते हैं, या तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा या फिर फ्री बेसिस बनेंगी, जिनको रिसाइकिल करके हम दोबारा से न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। तो अब हम पहले देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड और बाद में देख लेते हैं बेसिस को किस तरह से हमने रिसाइकिल करना है। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड होता है जिसको हम एडिनोसिन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ एडिनोसिन ऐसा न्यूक्लियोसाइड है जिसको हम सेल्वेज कर सकते हैं। एडिनोसिन को अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, तो इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है, तो हम इसको फॉस्फोराइलेट करते हैं बाय एंजाइम एडिनोसिन काइनेज के थ्रू, ठीक है। और इसको फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है, और इस तरह से हमने इसका सेल्वेज कर लिया। अब उसके बाद हमने देखना है कि अगर हमारे पास बेसिस हों तो हमने बेसिस को कैसे सेल्वेज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं, ये है हमारे पास बेसिस के अंदर हमारे पास होती हैं हाइपोजेंथीन, गुआनिन और एडिनिन, ठीक है। ये हमने सेल्वेज किया है, मतलब इनको रिसाइकल करना है हमने और इनको हमने कन्वर्ट कर देना है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो ये बेस आ गई है। अब बाकी हमें चाहिए फॉस्फेट ग्रुप, और उसके अलावा हमें चाहिए क्या चीज़, उस
उसके अलावा हमें चाहिए फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर, मतलब राइबोज 5 फॉस्फेट चाहिए। उसकी हमारे पास सोर्स वही होती है पीआरपीपी, ठीक है। तो अब जैसे ये हाइपोजेंथीन है, इसको हम जो है ना एचजीपीआरटी की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं आईएमपी के अंदर। इस तरह से हम गुआनिन जो है उसको भी पीआरपीपी से ले लेते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट को, और ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस हो गई है, और इसको एचजीपीआरटी की प्रेजेंस के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं जीएमपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एडिनिन, ठीक है। एडिनिन के लिए हमारे पास वही है कि एडिनिन को हम APRT की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं AMP के अंदर, ठीक है। और उसके इधर भी हमारे पास जो राइबोज 5 फॉस्फेट की सोर्स होती है वो यही होती है PRPP, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले उस पे टॉपिक पे, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं लीश निहान सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है HGPRT एंजाइम की, जो कि सेल्वेज करवा रहा था किसकी, हाइपोजेंथीन की और गुआनिन की, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हाइपोजेंथीन और गुआनिन की जो सेल्वेज है ना उसकी इनहिबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड टूटने की वजह से हमें फ्री बेसिस वगैरह मिल रही थी, ठीक है। तो उनको हम सेल्वेज नहीं कर पाते, तो जब उनको हम सेल्वेज करके रिसाइकल नहीं करते तो उनकी फर्दर डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास उनकी फर्दर डिग्रेडेशन की वजह से यूरिक एसिड बन जाता है। तो यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो हमारे पास क्या होगा, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। इसके अब हमारे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो PRPP है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सेल्वेज का प्रोसेस तो हो नहीं रहा, इसलिए PRPP भी यूज़ नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास IMP और GMP है, क्योंकि हमने इनको इन बेसिस को सेल्वेज करके IMP और GMP बनाना था, तो अब सेल्वेज का प्रोसेस तो हो नहीं रहा तो इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और इनहिबिटर कम हो जाएंगे ग्लूटामीन के लिए, ठीक है। ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफेरेज के लिए, जो कि हमारे पास सेकंड स्टेप ऑफ डिनोवो सिंथेसिस के अंदर क्या था, एंजाइम था, ठीक है। तो उसके लिए सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएगा और इनहिबिटर उसके कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिनोवो सिंथेसिस है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और सेल्वेज का प्रोसेस हमारे पास कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रीयूटिलाइजेशन है बेसिस की और न्यूक्लियोसाइड्स की वो कम हो जाएगी और उनकी जो डिग्रेडेशन है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। जब डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास यूरिक एसिड जनरेट होगा, ठीक है। जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो हमारा हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स वही हैं कि हाइपर यूरिसीमिया हो गया है, ठीक है। उसके बाद यूरोलिथिएसिस हो गई है, मतलब कि यूरिक एसिड के स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं हमारे किडनी के अंदर। उसके अलावा क्या होता है कि गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से यूरेट क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर। उसके बाद जो सिंड्रोमिक इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारा मोटर फंक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिव डिफिसिट्स हो जाते हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होती हैं। उसके अलावा सेल्फ मोटिलेशन होती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना वो अपने फिंगर्स और अपने ही लिप्स को ना बहुत ज़्यादा बाइट करता है कि उन पे ना बहुत ज़्यादा स्वेयर इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमें पेशेंट दिखाया गया है जिसने अपने लिप्स के साथ ना इस तरह से मतलब उनको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि पहले हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास होती है ना शुगर, वो राइबोज शुगर ली थी, लेकिन अब हमने जब DNA बनाना होता है तब तो हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर की ज़रूरत होती है। तो अब हमने देखना है कि राइबोज शुगर की जगह पे अगर हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर लानी हो तो तब हम किस तरह से सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे है हमारे पास राइबोज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। हमने इसको राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट कर देना
करना है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एटीपी होता है ना वो इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, और जो हमारे पास डीऑक्सी फॉर्म होती है ना एटीपी की, वो इस रिएक्शन को इनहिबिट करती है, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है ना रीजनरेशन भी करवानी होती है इस एंजाइम की। तो इस एंजाइम की रीजनरेशन करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, थायोरिडॉक्सिन की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, जो कि इसको अपने हाइड्रोजन आयंस डोनेट करती है, ठीक है। जब ये इसको हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है तो ये तो दोबारा हो जाएगा, मतलब इसको हाइड्रोजन आयंस मिल जाएंगे तो ये रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अब ये जो थायोरिडॉक्सिन है ना, इसको भी हमने दोबारा से रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज, ठीक है। अब इसने जब इसको अपने हाइड्रोजन आयंस दे दिए थे तो ये कन्वर्ट हो गया था थायोरिडॉक्सिन ऑक्सीडेज्ड फॉर्म में। अब इसको हमने दोबारा से कन्वर्ट करना है, तो तब हम क्या करते हैं, थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम को यूज़ करते हैं, और हम NADPH को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस के लिए, और इसको दोबारा से हम कन्वर्ट कर देते हैं थायोरिडॉक्सिन रिड्यूस फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो एंजाइम था ना, इसकी हमने डिटेल्ड व्यू लेना है, ठीक है। अब ये एंजाइम जो हमारे पास होता है ना, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के हमारे पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये है इसका R1 सब यूनिट, और ये है हमारे पास इसका R2 सब यूनिट, ठीक है। तो एक इस पे ये हमारे पास बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। उसके अलावा 2 इसके ऊपर हमारे पास एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं। अब हमने क्या करना है, ये बाइंडिंग साइट पे तो हमारे पास क्या होता है, वो राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट लगता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के अंदर। उसके अलावा ये हमारे पास 2 कैटालिटिक साइट्स होती हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट्स हम इन्हें कहते हैं। अब ये जो एलोस्टेरिक साइट्स है ना हमारे पास, इनके अंदर क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वाली एलोस्टेरिक साइट है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब यहाँ पे एटीपी और डीऑक्सी फॉर्म ऑफ एटीपी, डीटीटीपी और उसके अलावा डीजीटीपी लगते हैं ना, तो वो मतलब कि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइड पे जैसे ये चीज़ें हमारे पास लगेंगी ना, तो ये क्या करवाती हैं कि ये जो है ना फिर उसकी जो है रेगुलेशन करवाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो दूसरी ये साइट है ना, इसके अंदर इसको हम कहते हैं एक्टिविटी साइट, ये दूसरी एलोस्टेरिक साइट है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर एटीपी लग जाए ना तो वो एक्टिवेट करवाता है इस एंजाइम को, लेकिन अगर यहाँ पे डीऑक्सी फॉर्म लग जाए एटीपी की तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देती है, ठीक है। अब हमारे पास एक और नई यहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है, वो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है, या जिसको हम हाइड्रोक्सी कार्बामाइड भी कहते हैं, ये एक हमारे पास एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है, जो कि कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मेलेनोमा हो गया, और इससे हम सिकल सेल डिजीज़ को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इस ड्रग को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जो इस ड्रग की डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं कि ये जो हमारे पास ड्रग होता है ना, ये इनहिबिट कर देता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को। जब ये राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए हमारे सबस्ट्रेट होते हैं ना, उनकी जो है वो जनरेशन इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डीएनएस और आरएनएस वगैरह नहीं बनते, मतलब कि जब राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो जो हमारे पास राइबोज फॉर्म थी वो डीऑक्सी राइबोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब कि हमारा डीएनए फिर सिंथेसाइज नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमने देखना है कि हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जो है प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूक्लिक एसिड्स वो वाले होते हैं जो कि हम
डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं, ठीक है। और एक न्यूक्लिक एसिड्स वो होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि उनकी डिग्रेडेशन होती है तो क्या होता है। जो हमारे पास डाइटरी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मतलब डीएनए और आरएनए जो कि हम अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो डिग्रेड किए जाते हैं इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्यूरिन बेसिस है ना, वो क्या करती हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स तक, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर उन प्यूरिन बेसिस को फर्दर ब्रेक डाउन करवा के यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये जो यूरिक एसिड है इसको ब्लड तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर ये फाइनली एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द यूरिन के, जिसकी वजह से हमें हाइपर यूरिसीमिया होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेलुलर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मतलब कि डीएनए और आरएनए जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको डिग्रेड किया जाता है और उनकी वजह से प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्यूरिन बेसिस होती हैं ना, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर, उनको डिग्रेड किया जाता है तो यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह से यूरिक एसिड को ब्लड तक भेज दिया जाता है और ब्लड के बाद ये किडनी के थ्रू यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसी के आगे फर्दर समरी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स थे, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया इन द ल्यूमन ऑफ जीआईटी के अंदर प्यूरिन बेसिस के अंदर। फिर जो प्यूरिन बेसिस हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल के अंदर उनको फर्दर उनकी ब्रेक डाउन करवा के यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और यूरिक एसिड जैसे ही बनता है ना, तो उसके बाद उसको ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू वो क्या करता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के अंदर। तो हमारी बुक के अंदर ये जो है ना, ये उसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि ये हमने डाइट के थ्रू लिए हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स जैसे ही आए हैं ना, तो क्या होती है, लो जो पीएच होती है ना हमारे जीआईटी के अंदर, जो लो पीएच होती है हमारे जीआईटी के अंदर, वो क्या करती है, इन न्यूक्लिक एसिड्स को डीजनरेट कर देती है, ठीक है, डीनेचर कर देती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो डीनेचर्ड न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, पेनक्रियास से आते हैं न्यूक्लिएजेस जो इनके ऊपर एक्ट करके इनको ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ओलिगो न्यूक्लियोटाइड पे पेनक्रियास से आते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेजेस जो कि इन पे एक्ट करके इनको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेजेस एक्ट करके इनको न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि इन पे न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करते हैं और इनको पायरिमिडीन और प्यूरिन बेसिस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो पायरिमिडीन और प्यूरिन बेसिस हैं, इनकी फर्दर डिग्रेडेशन करवा के इनको यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और फिर यूरिक एसिड जो है वो सर्कुलेशन के अंदर जाके किडनीज़ के थ्रू जो है ना यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद अब हमने डिटेल पढ़नी है उसकी कि किस तरह से हमारे पास यूरिक एसिड जो है ना वो जनरेट होता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि किस तरह से यूरिक एसिड बनता है और किस तरह से डिग्रेडेशन होती है सारी। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एएमपी होता है, ठीक है, जो कि एएमपी एडिनाइलेट डीअमाइनेज की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आईएमपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आईएमपी क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है इनोसिन के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से आईएमपी इनोसिन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसी तरह से जो जीएमपी होता है ना, वो ग्वेनोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो ग्वेनोसिन और इनोसिन है ना, ये क्या करते हैं, ये अपनी ही प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बेसिस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कि जो इनोसिन होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजेंथीन के अंदर, और जो हमारे पास ग्वेनोसिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्वानिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये अब बन गई हैं हाइपोजेंथीन और ग्वानिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ग्वानिन के ऊपर ग्वानिज एक्ट करता है एंजाइम जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है जेंथीन
के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हाइपोजेंथीन के साथ क्या होता है कि इसके ऊपर जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है और वो इसको जेंथीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो हमारे पास जेंथीन बन जाती है, इसके ऊपर जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करके इसको यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर यूरिक एसिड जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्लिनिकल कंडीशंस आती हैं जिनके अंदर हमारे पास यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एडिनोसिन डीअमाइनेज एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास SCID हो जाता है, ठीक है। और ये इन्वॉल्व करता है कि इसके अंदर जो हमारे T सेल्स होते हैं और हमारे B सेल्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, उनकी डिप्लीशन हो जाती है और ये इस एंजाइम की जो है ना हमारे पास डेफिशिएंसी की वजह से ये वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम था, प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। और अगर इस एंजाइम की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। ये एक रेयर और लेस वेयर हमारे पास ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है, देन द ADA डेफिशिएंसी के, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सिर्फ जो हमारे T सेल की डेवलपमेंट है ना वो अफेक्ट होती है, बल्कि उसके अंदर T सेल, B सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स सबकी जो है ना वो डिप्लीशन हो जाती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ T सेल्स की डिप्लीशन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, तीसरी जो कंडीशन है ना वो है हमारे पास गाउट की, ठीक है। गाउट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है और हाइपर यूरिसीमिया होता है। उसके अलावा क्या होता है कि मोनोफॉस्फेट यूरेट क्रिस्टल्स जो है ना वो हमारे डिफरेंट जो पोर्शंस होते हैं ना बॉडी के, उनके अंदर उनकी अकोमुलेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब हम इस गाउट को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये हमारे पास गाउट होता क्या है, ठीक है। तो गाउट जो है ना वो हमारे पास, उसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसके अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है और सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर, जिनकी वजह से पेन होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं हमारी किडनी के अंदर, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो गाउट होती है ना इसकी हमारे पास काजेज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी काजेज जो होती है ना गाउट की, सबसे पहले हाइपर यूरिसीमिया होता है, मतलब कि एलिवेशन हो जाती है यूरिक एसिड लेवल की हमारे ब्लड के अंदर अबव देन 7 mg/dL, ठीक है। और उसके बाद ये जो यूरिक एसिड का लेवल है ये हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज किन वजह से हो सकता है, या तो हमारे पास अंडर एक्सक्रीशन हो, मतलब कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी से जल्दी से जितना बन रहा हो उतनी जल्दी से निकल ना रहा हो, ठीक है। या फिर मतलब उसकी ज़्यादा एक्सक्रीशन, अंडर एक्सक्रीशन मतलब कि कम एक्सक्रीशन हो रही है हमारी बॉडी से लेकिन जनरेट वो ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा ओवर प्रोडक्शन के, मतलब उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, जब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से इसका लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इन दोनों की डिटेल पढ़ते हैं कि अंडर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है और ओवर प्रोडक्शन किस तरह से होती है यूरिक एसिड की। सबसे पहले है अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, वो किस कंडीशन के अंदर होती है, जब हमारी कोई किडनी डिजीज़ होती है, ठीक है। प्राइमरी जो ये अंडर एक्सक्रीशन है वो किस वजह से होती है कि हमारे पास अगर इनहेरेंट एक्सक्रीटरी डिफेक्ट हो, ठीक है, मतलब कोई हमारे किडनी के अंदर इनहेरिटेड डिफेक्ट्स हों उसकी वजह से। और सेकेंडरी काजेज इसके क्या होते हैं कि या तो हमारे पास कोई क्रोनिक रीनल डिजीज़ हुई पड़ी है, या फिर हमारी लैक्टिक एसिडोसिस हुई पड़ी हो रही है, या फिर हमारे पास कीटोसिस हुई है तो उसकी वजह से अंडर एक्सक्रीशन होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा काज था ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो उसके अंदर जो प्राइमरी काज होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड का, वो क्या होता है कि हमारे पास इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो किसी भी एंजाइम का जो कि प्यूरीन डिग्रेडेशन के अंदर यूज़ होता है, तो वो इसका प्राइमरी काज होगा। और सेकेंडरी काज इसका क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज हो जाए न्यूक्लिक एसिड का टर्नओवर, ठीक है, जो कि हमारे पास कैंसर के अंदर होता है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह की कंडीशन के अंदर होता है। या फिर हम कोई ऐसी फूड यूज़ करें जिसके अंदर प्यूरिन्स जो है ना वो रिच क्वांटिटी के अंदर हो। फॉर एग्जांपल जो हमारे सी फूड्स होते हैं ना उनके अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी के अंदर होती है, तो इसलिए उनकी वजह से ये ओवर प्रोडक्शन होती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लिपिड रिच फूड्स यूज़ करें ना तो फिर उसकी वजह से जो है ना ये प्यूरिन कम होती है।
उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो आगे हमारे पास आ जाता है कि अब हमने ट्रीटमेंट, गाउट हो तो गई है, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया हो तो गया है, लेकिन अब हमने उसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होती हैं वो क्या होती हैं कि हम ना एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं ना उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि गाउट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही तो पेन हो रही होती है। इसलिए अगर हम इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करेंगे ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो उसकी वजह से हमें पेन कम होगा। दूसरा फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम ना ऐसे ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जिनसे ना हमारी किडनी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यूरिकोसूरिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इनको जो है ना हम जब यूज़ करते हैं तो हमारी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि हम जो है ना ऐसे ड्रग्स देते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन हो रही है ना हमारी बॉडी के अंदर वो कम हो जाए। उसके अलावा हम कहते हैं क्या देते हैं, एलोप्यूरिनॉल देते हैं, जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। मतलब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बनेगा और हमारे पास जो हाईली सॉलेबल फॉर्म्स है ना वो बनेंगी, ताकि वो जल्दी जल्दी सॉलेबल होके ना तो हमारी बॉडी से या तो एक्सक्रीट आउट हो जाए या फिर वो किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाए और हमें रिलीफ मिल सके। और उसके बाद है कि हम अवॉइड करें प्यूरिन रिच फूड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सारा प्रोसेस है ना प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड का वो ख़त्म हो गया। अब हमने आगे देखना है कि पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स हमने किस तरह बनानी है, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये उसकी शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। पहले इस जगह पे हमने प्यूरीन बेस ली थी, लेकिन अब हमने इस जगह पे पायरिमिडीन बेस लेनी है, ठीक है। तो जो पायरिमिडीन रिंग होती है ना वो किस तरह से जनरेट होती है, तो सबसे पहले हम उसकी डिनोवो सिंथेसिस देखते हैं, ठीक है। जो डिनोवो सिंथेसिस होती है ना पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की, वो किस तरह से होती है कि जो पायरिमिडीन हमारे पास रिंग होती है ना उसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज होती हैं जो कि अपने कार्बन और नाइट्रोजन देती हैं वो क्या क्या होती हैं। एक हमारे पास होता है एस्पार्टिक एसिड, एक होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है अमाइड नाइट्रोजन ऑफ द ग्लूटामीन, ठीक है। उसके बाद हमने एक हमारे पास दो एंजाइम्स होते हैं जिनका हमने पढ़ लेना है सबसे पहले, क्योंकि हमें हमें जो है ना इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। एक हमारे पास होता है CPS1 और एक होता है CPS2, ठीक है। अब ये दोनों एंजाइम का डिफरेंस क्या है कि ये जो CPS1 है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है और CPS2 साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। CPS1 को हम यूरिया साइकिल के अंदर यूज़ करते हैं और CPS2 को हम पायरिमिडीन सिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो CPS1 होती है ना इसके लिए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया होती है और जो CPS2 होता है इसके लिए हमारे पास सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ना वो हमारे पास गैमा अमाइड ग्रुप होता है ग्लूटामीन का। जो CPS1 के रेगुलेटर्स होते हैं ना इसका एक्टिवेटर होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट और जो CPS2 होता है ना उसका हमारे पास एक्टिवेटर होता है PRPP और इनहिबिटर होता है हमारे पास UTP, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं कि डिनोवो सिंथेसिस होती किस तरह से, ठीक है। अब डिनोवो सिंथेसिस का ये हमारे पास प्रोसेस शुरू हो गया यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ग्लूटामीन जो है ना वो ATP और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए, ठीक है, किस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ठीक है, मतलब CPS2 की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइल अमाइलेज की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोमाइल एस्पार्टेट के अंदर। फिर जो कार्बोमाइल एस्पार्टेट है उसके ऊपर डाईहाइड्रो ओरोटेज एक्ट करता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रो ओरोटेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो डाईहाइड्रो ओरोटेट है ना ये FMN के साथ FMN को मतलब यूज़ करते हुए डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये ओरोटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारे पास ओरोटेट है ये क्या करता है, ये PRPP को यूज़ करता है ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है ओरोटिडीन
5 मोनोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। फिर ओरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट जो है ना, ये OMP डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को यूज़ करते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करता है और ये UMP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और UMP जो है ना, वो हमारे पास पेरेंट पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह से हो गया है सारा कुछ। ये जो हमारे पास ये फर्स्ट 3 जो एंजाइम थे ना, ये हमारे पास क्या थे कि एक ही एंजाइम होता है हमारे पास जिसके जो है ना, या एक ही हमारे पास प्रोटीन होता है जिसको हम CAD कैड प्रोटीन या एंजाइम कहते हैं। ये उसी की 3 जो है ना हमारे पास कैटालिटिक साइट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास ये लास्ट 2 एंजाइम है ना, ये हमारे पास एक ही एंजाइम होता है जिसको हम UMP सिंथेज कहते हैं। उसी की ये 2 कैटालिटिक डोमेन्स होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या 2 क्लिनिकल कंडीशंस आ जाती हैं, वो क्या हैं कि हमारे पास सबसे पहले है ओरोटिक एसिडोयूरिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ओरेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज और जो OMP डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स है ना, ठीक है, जो कि सेपरेट कैटालिटिक डोमेन्स होती हैं सिंगल पॉलीपेप्टाइड की, जिसको हमने UMP सिंथेटेज कहा है, ठीक है। तो या तो इनमें से किसी एक की या दोनों की एक्टिविटी जो है ना वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है और एक्सक्रीशन होती है लार्ज अमाउंट ऑफ ओरोडेट की यूरिन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं यूरिडीन की, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होती है एनीमिया की भी, और ओरोडेट जो है ना वो हमारे यूरिन के अंदर कम एक्सक्रीट आउट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि रेगुलेशन ऑफ द पायरिमिडीन सिंथेसिस किस तरह से होती है। मेमेलियन सेल के अंदर जो CPS2 है ना, वो डोमेन होती है ट्राई फंक्शनल एंजाइम कैड की, ठीक है, जो कि ना इनहिबिटेड हो जाता है किस वजह से, UTP की वजह से, और वो एक्टिवेट होता है PRP की वजह से, ठीक है। लेकिन प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सी अमाइलेस है ना, वो इनहिबिटेड होता है किस तरह से, CTP से, जो कि प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर ये हमारे पास रेगुलेटेड स्टेप होता है, लेकिन मेमेलियन सेल के अंदर हमारे पास ये वाला स्टेप जो होता है ना वो रेगुलेटरी स्टेप होता है, ठीक है। अब हमने ये UMP तो बना लिया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि UMP को हमने किस तरह आगे फर्दर कन्वर्जन करनी है उसकी, ठीक है। तो ये हमने UMP तो बनाया है, UMP को अब हमने CTP के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। UMP को पहले हमने कन्वर्ट किया उसकी डाईफॉस्फेट के अंदर फॉर्म के अंदर और उसकी ट्राईफॉस्फेट फॉर्म के अंदर। ये अब उसकी ट्राईफॉस्फेट फॉर्म तो बन गई है, लेकिन अब हमने CTP के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से हम करते हैं कि हम ATP को यूज़ करते हैं और ये ग्लूटामीन के साथ कंबाइन करता है और CTP सिंथेटेज की प्रेजेंस के अंदर ये CTP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमने आगे क्या चीज़ देखनी है, आगे हमारे पास आ जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर अब हमने क्या किया है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने किस तरह से बनानी है डीऑक्सी फॉर्म ऑफ थायामिडीन मोनोफॉस्फेट की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने डीऑक्सी फॉर्म यूज़ करने हैं UMP की, ठीक है। उस पर एक एंजाइम एक्ट करता है थायामिडेलेट, ठीक है, सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेज। ये वाला जो एंजाइम है ना ये इसके ऊपर एक्ट करता है और ये क्या करता है, ये यूज़ करता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट को, और ये जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर, और ये इस तरह से इसकी कन्वर्जन हो जाती है DTMP के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस एंजाइम का ना एक इनहिबिटर होता है जिसको हम कहते हैं 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। इस 5-फ्लोरोयूरासिल को ना हम सुसाइड इनहिबिटर कहते हैं, और इसको सुसाइड इनहिबिटर क्यों कहते हैं कि ये ना सबसे पहले कन्वर्ट होता है 5-FD-UMP के अंदर, और ये जो फिर 5-FD-UMP है ना ये परमानेंटली बाइंड कर जाता है इस एंजाइम के साथ और
इस एंजाइम के साथ बाइंड करके ना इसको इनहिबिट करता है। लेकिन क्योंकि ये परमानेंटली अपनी ज़िंदगी भर के लिए सेक्रीफाइस करके ख़ुद को इसके साथ इनहिबिट रहता है सारी ज़िंदगी, ताकि इसको इनहिबिट करके रख सके इस एंजाइम को, इसीलिए हम इस एंजाइम को कहते हैं सुसाइड इनहिबिटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट हो गई थी ना, अब इसको हमने जो है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, NADPH को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को यूज़ करते हुए इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो इनहिबिटर होता है ना वो मेथोक्सेडेट होता है। ठीक है, जो कि मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो इसको इनहिबिट करते हैं। और इस तरह से फिर हम टेट्राहाइड्रोफोलेट को जनरेट करवा के इसको दोबारा से रिसाइकल करके कन्वर्ट कर देते हैं N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब डिनोवो सिंथेसिस के बाद अगली जो हमारे पास आ गई है ना, वो आ गई है सेल्वेज ऑफ द पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड, कि इसकी हमने सेल्वेज किस तरह से करवानी है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सेल्वेज का प्रोसेस आ गया है, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास सेल्वेज होती है ना पायरिमिडीन्स की, वो उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी कि प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स की थी। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 90% जो थी ना प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की सेल्वेज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30% जो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड है ना वो सेल्वेज किए जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो है ना वो डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो पायरिमिडीन सेल्वेज है ना, उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ जो है ना क्या होते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। ठीक है, रेदर देन फ्री बेसिस के, बल्कि उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और फ्री बेसिस सभी बन रही थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास पायरिमिडीन बेसिस का जो सेल्वेज का प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि ये जो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड है ना, ये ट्रैवल करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और फिर ये टेकअप कर लिए जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं ब्लड के अंदर, और वो टेकअप कर लिए जाते हैं टिश्यूज़ के थ्रू। ठीक है, अब इनका जो सेल्वेज का प्रोसेस है ना वो हमने देखना है कि किस तरह से होता है। तो इनकी सेल्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास CMP और UMP है ना, वो हमारे पास टूटता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास बीटा एलानिन के अंदर। और जो TMP है ना वो हमारे पास टूट के कन्वर्ट हो जाता है बीटा अमाइनो ब्यूटारेट के अंदर। ठीक है, प्लस हमारे पास अमोनिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम ये जो बीटा एलानिन है और बीटा अमाइनो ब्यूटारेट है, ये हमारे पास क्या होती हैं, बेसिस होती हैं, जिनको हम सेल्वेज करके कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर, और फिर न्यूक्लियोसाइड्स की हम फॉस्फोराइलेशन करवा के इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है ना इस तरह कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने सेल्वेज ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो जज़ाकल्लाह।